जिसे भूल गए थे वही याद बनकर सताने लगा। एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब सताए पुराने प्रेमी की याद। मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। 21 वर्षीय इकलौती बेटी निधि धानुक की शादी उसके पेरेंट्स ने देबू धानुक से कर जरूर दी थी, लेकिन वो अपने पुराने प्रेमी और रिश्ते के चाचा सूरज के प्यार को भुला नहीं पा रही थी। लिहाजा शादी के 1 महीने बाद ही वो सूरज के साथ ससुराल से भाग गई। नवविवाहिता के इस कदम के बाद ऐसा खूनी खेल खेला गया कि 14 जनवरी 2026 की बात है। सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद कुछ लोग रोजाना की तरह उठकर अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिए घर से निकले। तभी रास्ते में उन्होंने सरसों के खेत में एक युवती की रक्तरंजित लाश पड़ी देखी। जब उन्होंने लाश को करीब से जाकर देखा तो लाश देखकर उन सभी की घिग्गी बंध गई। उन्होंने हिम्मत करके उस युवती के चेहरे पर नजर डाली तो उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो लाश गांव के ही मुनेश धानुक की नवविवाहिता बेटी निधि की थी। ये बात उन्होंने गांव के लोगों को बताई। पुलिस के आने तक गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मुनेश धानुक की नवविवाहित बेटी निधि को किसी ने सरसों के खेत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना ने सर्द मौसम के बावजूद गांव के माहौल में गर्माहट पैदा कर दी थी। थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। सब एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे। उनमें इस घटना को लेकर काफी गुस्सा था। वे निधि के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने भिंड जिले के मेघांव थाने में फोन करके इस हत्या की सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मृतका की पहचान निधि धानुक के रूप में हो चुकी थी। उधर सूचना मिलते ही एसएचओ महेश शर्मा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि उसकी हत्या सीने में गोली मारकर की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने मृतका की शिनाख्त मुनेश धानुक की नवविवाहित बेटी निधि के रूप में कर दी थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि निधि की हत्या किन परिस्थितियों में किसने और क्यों की। एसएचओ ने लाश को पोस्टमार्टम के निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और थाने आकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम को मृतका के पापा मुनेश की तलाश में लगा दिया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब पुलिस को मुनेश का कुछ पता नहीं चला। संयोग से उसी दिन एक व्यक्ति बदहवास हालत में हड़बड़ाता हुआ थाने आया। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके कपड़ों पर खून भी लगा था। थाने में मौजूद एसएचओ ने उसके भागते हुए आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया, साहब, आप मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी शादीशुदा बेटी की रात को गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी बात सुनकर एसएचओ चौंकते हुए उसकी ओर देखते हुए पूछा, लाश कहाँ है? साहब, सरसों के खेत में। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? साहब, मेरा नाम मुनेश धानुक है और मैं खिरिया थापक गांव का रहने वाला हूं। उसने ये भी बताया कि बेटी को मारने के बाद उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो हत्या करने के 8 घंटे तक फरार रहने के बाद वो थाने में अपने आप को कानून के हवाले करने चला आया। उसकी बात सुनकर एसएचओ समझ गए कि ये वही मुनेश धानुक है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने थाने में सिर झुकाकर खड़े मुनेश धानुक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा होने के बाद जांच की जिम्मेदारी एसएचओ महेश शर्मा ने स्वयं संभाली। साथ ही मुनेश को घटनास्थल पर ले जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर साक्ष्य जुटाए। निधि के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उसके ससुराल वालों के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी इंतजार के बावजूद वे लोग नहीं आए तो निधि के कुछ रिश्तेदारों को एक कांस्टेबल के साथ अस्पताल की मॉर्चरी भेज दिया, जहां निधि की लाश रखी थी। औपचारिक कार्रवाई के बाद निधि की लाश उसके करीबी रिश्तेदारों को सौंप दी गई। उसी दिन कुछ रिश्तेदारों की मदद से निधि का अंतिम संस्कार कर दिया। निधि की हत्या का जुर्म मुनेश कबूल कर चुका था। पुलिस ने निधि की मम्मी पूजा धानुक को वादी बनाकर एक तहरीर लिखवा ली। पुलिस ने हिरासत में लिए गए मुनेश से निधि की हत्या का कारण जानने के लिए पूछताछ की तो मुनेश धानुक ने बिना कुछ छिपाए बेटी की हत्या के पीछे की जो खौफनाक कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली निकली। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के मेहगांव थाने के अंतर्गत एक गांव है खिरिया थापक। इसी गांव में मुनेश धानुक अपनी पत्नी पूजा और बेटी निधि के साथ रहता था। मुनेश खेतीबाड़ी करके गुजारा करता था। बेटी के शादी लायक होने पर उसने उसकी शादी 11 दिसंबर 2025 को ग्वालियर के गुड़ागुड़ी का नाका निवासी देबू धानुक से कर दी थी। निधि ने फैमिली वालों के दबाव में देबू से शादी तो कर ली थी, लेकिन वो प्यार तो सूरज से ही करती थी। निधि के देबू के साथ 7 फेरों के बंधन में बंधने के बावजूद आशिकी का जनून धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। 28 दिसंबर 2025 की शाम निधि अपने पति के साथ महाराज बाड़े पर शॉपिंग करने गई थी। वहां छोले भटूरे खाने के बाद उसने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को पानी की बोतल लाने के लिए भेज दिया।
जब निधि का पति पानी की बोतल खरीदकर वापस लौटा तो निधि छोले भटूरे की दुकान से बिना बताए नकारत थी। वो अपने प्रेमी सूरज के साथ फरार हो चुकी थी। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया था। अपनी पत्नी को वहां ना पाकर देबू का माथा ठनका। बुरी तरह घबराए देबू ने अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहां निधि को तलाशने के बाद उसके बारे में कुछ भी पता न चलने पर देर रात हुजरात कोतवाली में जाकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी थी। अपने प्रेमी के साथ इंदौर भाग जाने के दौरान निधि ने कभी भी नहीं जानना चाहा कि उसके इस कदम से उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ, किस तरह से वो अपनी तार तार हुई इज्जत के साथ जी रहे होंगे। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के एक पखवाड़े बाद इत्तेफाक से जैसे ही निधि ने अपने फोन में जैसे ही नई सिम एक्टिव की तो साइबर सेल को तुरंत उसकी लोकेशन मिल गई। पुलिस ने निधि से फोन द्वारा संपर्क किया तो पुलिस के कहने पर 7 जनवरी 2026 को वो स्वयं अपने प्रेमी सूरज के साथ हुजरात कोतवाली में पहुंच गई। उसने हजरात कोतवाली के कोतवाल द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी सूरज के साथ इंदौर चली गई थी। वो बालिग है, अतः अपना अच्छा बुरा समझती है। अब वो अपने प्रेमी सूरज के साथ ही रहना चाहती है। उधर निधि के कोतवाली में पहुंचने की भनक लगते ही निधि के पापा और नाते रिश्तेदारों ने कोतवाली पहुंचकर निधि को अपनी ससुराल वापस जाने के काफी समझाया बुझाया, लेकिन वो इस जिद पर अड़ी रही कि वो किसी भी सूरत में अपनी ससुराल लौटकर नहीं जाएगी। निधि के इस रुख से उसके पापा मुनेश का खून खौल गया। बेटी की इस जिद से मुनेश की सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी ठेस लगी थी। बेटी की जिद मुनेश को काफी नागवार गुजरी। बेटी की ये जिद मुनेश के बर्दाश्त के बाहर थी। इसके बाद ही उसने खतरनाक फैसला ले लिया था। ग्वालियर के हजरात कोतवाली थाना परिसर में ही मुनेश ने सोच लिया था कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निधि के अपने प्रेमी सूरज के साथ जाने के बाद से ही मुनेश उससे सतत संपर्क बनाए हुए था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बहाने उसने उसे 10 जनवरी को इंदौर से अपने गांव खिरिया थापक बुला लिया। इसके बाद योजना को अंजाम देने के लिए मुनेश बेटी निधि को 13 तारीख की रात खाना खाने के बाद टहलने के बहाने सरसों के खेत में ले गया, जहां वो एकटक उसे निहारने लगा। निधि ने इस तरह अपने पापा को निहारते देखा तो बोली, पापा, आप आज मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपके दिल में जो भी बात हो बिना किसी हिचकिचाहट के कह दो। मुनेश को लगा कि यह उचित मौका है बेटी से अपने दिल की बात कहने का। मुनेश ने निधि को समझाते हुए प्यार से कहा, बेटी, घर की इज्जत का ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद तुम चुपचाप मायके से अपनी ससुराल चली जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। निधि मुंह फट थी। पापा की बात का विरोध करते हुए उसने 2 टूक शब्दों में कहा, पापा, मैं किसी भी सूरत में अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी। आप मुझ पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो मैं बिना मकर संक्रांति का त्योहार मनाए अभी रात में ही अपने सूरज के पास इंदौर जाने के लिए घर से निकल लूंगी। बेटी के मुंह से ऐसा सुनते ही मुनेश का माथा ठनक गया। इससे पहले कि निधि कुछ समझ पाती, मुनेश ने अपनी कमर में खोसा देशी कट्टा निकालकर निधि के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही निधि कटे पेड़ की तरह खेत में गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे इत्मीनान के साथ मुनेश बेटी की लाश को खेत में लावारिस पड़ी छोड़कर फरार हो गया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मुनेश धानुक को अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इससे पूर्व एसडीओपी रविंद्र वाशकले ने निधि की हत्या और हत्यारे की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी मीडिया के लोगों से साझा की। निधि की हत्या से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दुखद बात यह रही कि जिस बेटी को ब्याह कर उसके जीवन को संवारने का सपना पेरेंट्स ने पाल रखा था, वो निधि की नासमझी या यूं कहिए कि उसकी शर्मनाक करतूत की वजह से चकनाचूर हुआ ही उसकी खुशहाल गृहस्थी भी उजड़ गई। इसके अलावा उसके पापा मुनेश धानुक बेटी की हत्या के जुर्म में जेल चले जाने से मम्मी का भविष्य भी चौपट हो गया। हालांकि बेटी की हत्या के आरोप में मुनेश के जेल जाने से उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर इस बात का संतोष साफ झलक रहा था कि बदनामी का दाग लगाने वाली बेटी को उसने अच्छा सबक सिखाया। आज की हमारी दूसरी कहानी, जो भोपाल मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेवफा आशिक को दी मौत की सजा, भोपाल मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। पीड़ित का नाम विभाष कुमार कनेरिया, उम्र 35 साल, पिता का नाम परसराम कनेरिया, पेशा जमीन की दलाली, निवासी बैतूल, हाल मुकाम 307 2C साकेत नगर भोपाल। जुर्म माशुका से बेवफाई, सजा सजाए मौत, कातिल मोंटी उर्फ योगेश्वरी बरार। ये वाकया 5 जून 2016 का है, जब विभाष कुमार को उसकी ही माशुका मोंटी ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।
विभाष कुमार उन लाखों नौजवानों में से एक था जो रोजगार की तलाश में भोपाल आकर रहने लगा था। कुछ और उसे आता नहीं था, इसलिए वो दिखने में सबसे आसान लगने वाला जमीनों की दलाली का काम करने लगा और इमारतें बनाने के धंधे में भी उतरने वाला था। भोपाल जैसे बड़े शहर में अपनी आमदनी के दम पर 10 साल गुजार देना ये बताता है कि विभाष कुमार अपने धंधे में माहिर हो गया था और उसकी कमाई ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन 35 साल का हो जाने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी, तो वजह उसकी 28 साला माशुका मोंटी थी, जिसके साथ वो बीते 9 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में था। यानी वे दोनों बगैर शादी किए मियाँ बीवी की तरह रहते थे। जो हर्ज की बात इस लिहाज से थी कि मोंटी रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। पहले प्यार और फिर जिस्मानी संबंध बनाकर उन दोनों ने कोई समझदारी का काम नहीं किया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की खूबसूरत दिखने वाली मोंटी 9 साल पहले जब जवानी की दहलीज पर दाखिल हुई होगी तो कितनी खूबसूरत रही होगी। मोंटी भी लाखों लड़कियों की तरह भोपाल पढ़ने आई थी। पढ़ाई तो उसने की, पर साथ साथ चचेरे भाई के साथ मोहब्बत की भी डिग्री ले डाली थी। मोंटी पढ़े लिखे घर की लड़की है, जिसके पिता टिमरनी हरदा के एक स्कूल में टीचर और मां हॉस्टल वार्डन थी। बेटी भी अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसलिए उन्होंने मोंटी को पढ़ाई के लिए भोपाल भेज दिया था। पर गलती ये की थी कि सहूलियत और हिफाजत के लिए उसे अपने दूर के रिश्ते के भाई विभाष कुमार के पास रहने छोड़ दिया था, जिसके पास उसकी बहन भी रहती थी। विभाष कुमार और मोंटी जवानी के जोश के चलते रिश्ते की हदें ज्यादा दिनों तक निभा नहीं पाए और सब कुछ भूलकर एक दूसरे में ऐसे खोए कि उन्होंने अपने आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं सोचा। गलती आशिक की। 9 साल का अरसा कम नहीं होता। एक कली को फूल बना चुके विभाष कुमार का दिल अपनी माशुका से उचटने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे उसे नई नई तितलियां भी मिलने लगी थीं। उधर मोंटी तो विभाष को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। शादी हो ना हो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस हर हाल में आशिक का साथ चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो एकदम नादान या देहाती लड़की थी, बल्कि बेहद समझदार और सधी हुई लड़की थी, जिसने भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमए की डिग्री ली थी। लिहाजा कुदरती तौर पर वो जानने समझने लगी थी कि कौन कब क्या बर्ताव करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई या डिग्रियों का जिंदगी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात मोंटी को समझाने वाला कोई नहीं था। भड़की माशुका विभाष कुमार की कम होती दिलचस्पी को मोंटी बखूबी समझ रही थी, पर उसे ज्यादा अफसोस इस बात का रहने लगा था कि उसे छोड़कर उसका आशिक इधर उधर मुंह मारने लगा था। भले ही वे पति पत्नी नहीं बने थे, लेकिन मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे। इसलिए मोंटी की बेचैनी या तिलमिलाहट कुदरती बात थी। मोंटी ने कई बार विभाष कुमार को समझाया था कि दूसरी लड़कियों से प्यार की पींगे मत बढ़ाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन अब तक विभाष कुमार उसकी कमजोरी ताड़ चुका था कि वो यूं ही कलपती रहेगी पर कुछ कर नहीं पाएगी। अब से तकरीबन 4 साल पहले विभाष कुमार की बहन आभा, जिसका एक नाम रीना भी है, भी भोपाल में उन्हीं के साथ आकर रहने लगी थी। तो मोंटी ने साकेत नगर में किराए पर अलग मकान ले लिया था, जो इस नाजायज रिश्ते को बनाए रखने में काफी मददगार साबित हुआ था। हालांकि रीना इन दोनों के मियाँ बीवी सरीखे रिश्ते को ताड़ चुकी थी। मोंटी का मकान उसके घर से पैदल की दूरी पर था, इसलिए रीना से कुछ छिपा नहीं था। रीना के जरिए ही इस रिश्ते की बात विभाष कुमार की मां तक पहुंची थी, जो पति की मौत के बाद से ही अपनी औलादों को लेकर परेशान रहने लगी थी। विभाष कुमार की कमाई से ही उनका बैतूल का खर्च चलता था। विभाष कुमार और मोंटी के रिश्ते के बारे में सुनकर मां का डरना लाजिम था, इसलिए उन्होंने उसे ऊंच नीच समझाई तो वो मान गया। वैसे भी विभाष कुमार का जी अब मोंटी से ऊबने लगा था, इसलिए उसने माशुका से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मोंटी किसी भी शर्त पर उसका साथ या पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसे लिया बदला। 5 जून 2016 को मोंटी विभाष कुमार के घर पहुंची और रात भर वहीं रही। जब दूसरे कमरे में आभा यानी रीना सो गई तो उसने विभाष कुमार को लताड़ना शुरू कर दिया। इसी कहासुनी में विभाष कुमार ने उसे अपनी सगाई के फोटो मोबाइल पर दिखाए, जिनमें एक लड़की यानी उसकी मंगेतर उसे केक खिला रही थी। फोटो देखकर मोंटी के तन बदन में आग लग गई। हालांकि वो पहले से काफी कुछ जानती थी, पर नौबत यहां तक आ जाएगी इसका उसे अंदाजा नहीं था। रात भर दोनों तू मैं करते रहे। मोंटी की दलीलें अपनी जगह ठीक थीं कि जब उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया है तो वो किसी और का कैसे हो सकता है। विभाष कुमार का ये कहना था कि उसकी मर्जी जिससे चाहे शादी करे।
इस कहासुनी के बाद कोई हल न निकलता देख विभास कुमार जब गहरी नींद में सो गया तो नागिन सी तिलमिलाई मोंटी ने चाकू से उसकी सीने पर हमला किया और फिर कहीं वो जिंदा न बच जाए इसलिए ताबड़तोड़ हमले करती रही। शोर सुनकर रीना जागी और बाहर आई तो नजारा देखकर हैरान रह गई। उसने मोंटी को पकड़ने की कोशिश की पर वो मोबाइल और चाकू फेंककर भाग खड़ी हुई। रीना कुछ पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे उसे अस्पताल ले गई पर डॉक्टरों ने उसे मरा घोषित कर दिया। विभास कुमार की हत्या करने के बाद मोंटी को होश आया तो उसने खुद को भी खत्म करने की ठान ली। शायद उसके लिए विभास के बाद दुनिया में कुछ रह नहीं गया था। उसने पहले खुद पर चाकू से हमला किया पर घबरा गई क्योंकि इसमें मरने की गारंटी नहीं थी। घाव बड़ा नहीं था इसलिए उसने उसको ढक लिया और नजदीकी आरआरएल चौराहे पर जाकर पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा और खुद पर उड़ेल लिया, पर खुद को आग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जाहिर है मोंटी अपना आपा खो चुकी थी, इसलिए खुदकुशी की तीसरी कोशिश उसने कुएं में कूदकर की, पर जिस कुएं में वो कूदी उसमें 4 फुट ही पानी था, लिहाजा वो फिर बच गई। इधर पुलिस को कत्ल की वारदात की खबर लग चुकी थी, इसलिए वो तुरंत मोंटी की तलाश में जुट गई थी। राह चलते लोगों से पूछताछ की बिना पर पुलिस वाले कुएं के पास पहुंचे तो मोंटी अंदर ही थी। पिपलानी के गांधी मार्केट का ये कुआं 20 फुट गहरा है। मोंटी को बाहर निकालने के लिए डायल 10 के ड्राइवर बलवीर ने हिम्मत दिखाई और कुएं में उतरकर उसे सही सलामत ऊपर ले आया। थाने जाकर मोंटी फरियाद करती रही कि विभास को तो उसने मार दिया है, लेकिन उसे अब कब फांसी दोगे। पुलिस वालों ने उसे प्यार से पुचकारा और खाने के लिए सैंडविच मंगा कर दिए तो मोंटी कुछ सामान्य हुई और उसने बताया कि विभास की सगाई के फोटो देखकर मैं आपे से बाहर हो गई थी, इसलिए उसे चाकू से गोदकर मार डाला। ये चाकू उसने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाया था। अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। सारा शहर जाग उठा था। एक माशुका ने आशिक की बेरहमी से हत्या की। ये खबर जिसने भी सुनी उसने कलयुग को कोसा, प्यार मोहब्बत और वफा पर उंगलियां उठाईं। अब तक लोगों ने यही सुना था कि बेवफाई के चलते आशिक ने माशुका की हत्या की, पर इस मामले में उल्टा हुआ। कईयों ने रिश्ते की बहन से मोहब्बत करने को ही गलत ठहराया, पर कोई मोंटी का दर्द नहीं समझ पाया, जो बेवफा आशिक को अपने हाथों मौत की सजा देने की बात कहते हुए खुद अपने लिए फांसी का फंदा मांग रही है।